हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। तो ये जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारा जो है सेशन स्टार्ट होने वाला है फॉर 11-12 फिजिक्स, राइट। तो हमने बच्चों 11 का सबसे पहले फिजिक्स पार्ट स्टार्ट किया, राइट, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। तो बच्चों ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसका इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है बिकॉज देखो हमारी जो फिजिक्स है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। फिजिक्स में जनरली हम एक फिजिकल क्वांटिटी से डील करते हैं और ये सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, इन सभी को मेजर करना पड़ता है हमें, राइट। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना है और उस मेजरमेंट के लिए हमें जो है यूनिट्स का पता होना और मेजरमेंट करना हमें आना चाहिए, तभी हम इसे कर पाएंगे, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इस फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में, चाहे आप 11th की बात करो या 12th की बात करो, मेजरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मार्क्स है ना यूनिट ना देने से कट जाते हैं, और यूनिट ना देने का रीजन होता है कि आपको यूनिट पता ही नहीं कौन सा यूनिट दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें यूनिट्स का कन्वर्जन भी करना पड़ता है, राइट। बट वो यूनिट्स का कन्वर्जन हमें कब समझ में आएगा, जब हम बच्चों इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो बच्चों दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर 11th स्टैंडर्ड, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को तो करेंगे ही, बट साथ ही साथ बच्चों हमारे जो नीट में, जेईई में और महाराष्ट्र सीईटी में जो क्वेश्चंस आए उन्हें भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये भी क्लियर होता चलेगा। ओके बच्चों, तो यस स्टार्ट करते हैं। बीइंग इन द 11th स्टैंडर्ड हमने 10th तक का साइंस जो पढ़ा था, तो साइंस का हमें इतना वो वास्ट नॉलेज नहीं था। बट इफ यू आर टेकिंग साइंस आफ्टर योर 10th, तो हमारे लिए बच्चों जो साइंस है वो काफी मायने रखता है। तो इसके लिए आपको जो ये चीज है फिजिक्स, यू शुड नो व्हाट इज फिजिक्स एग्जैक्टली, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया है फिजिक्स को। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, ओके, एंड नेचुरल फिनोमिना। अब आपने देखा ये फिजिक्स जो है ये नेचर और कुछ नेचुरल फिनोमिना को डील करता है। अब नेचुरल फिनोमिना तो आप लोग जानते ही हो, आपने रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा होगा, राइट, आपने लाइट पढ़ी होगी, राइट, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चैप्टर पढ़ा होगा आपने लोअर ग्रेड में, राइट। तो साउंड पढ़ा होगा। तो ये सारे बच्चों एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, राइट। और इससे फिजिक्स करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू गिव अ यूनिट टू दैट, ओके। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि इट इज अ क्वांटिटेटिव। देखो मैंने लिखा है इट, मतलब यहाँ पे हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव। नाउ व्हाट यू मीन बाय क्वांटिटेटिव? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। देखो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। जैसे अगर आप लोग मार्केट में गए फ्रूट लेने के लिए या वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो एक क्वांटिटी होती है, या उसे बोलते हो भैया मुझे फ्रूट दे दो या भैया मुझे वेजिटेबल्स दे दो, ऐसे तो नहीं कहते हो। मुझे बोलते हो 1 किलो दे दो, हाफ केजी दे दो, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी बताते हैं उसे, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है वो एक मेरा फिजिकल पैरामीटर है, तो इट इज अ क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब है बच्चों कि वो एक क्वांटिटी है, और अगर वो एक क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे मेजर कर सकता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी चीजें क्वांटिटेटिव होती है वो सारी मेजरेबल होती है, राइट। वो सारी कैसी क्वांटिटी होती है? मेजरेबल, मतलब हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता मेजर कैसे करना है, मेजर क्या होता है, तो ये बच्चों हमारा 11th का क्लास है, जो बेसिक क्लास है बच्चों के लिए, जहां पे आप अपने छोटे से छोटे डाउट को अंडरस्टैंड करोगे वो चीजें क्या है, और फिर आप लोग जो है आगे डेफिनेटली जा सकते हो। ओके, देखो मैंने लिखा है मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट जो है, a measurement is a comparison with internationally accepted standard measuring unit। अच्छा, मैंने ये एक स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट देने का रीजन ये होता है बिकॉज आप एग्जाम में क्या लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने, और एक बात बच्चों, मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखता हूँ आप इसे बाकायदा नोट की तरह ले सकते हो। दिस इज योर नोट्स ओनली। तो मैं आपको बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने की, तब आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, राइट, और बाद में इसे सब लिख लेना, ओके। तो मैंने क्या कहा बच्चों, यहाँ पे मेजर क्या है? A measurement is a comparison with internationally accepted standard measuring unit। अब देखो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है, कंपैरिजन विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसका मतलब ये होता है जैसे कभी कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी है, तो मुझे कोई भी चीज मेजर करनी है, तो मेजर करने के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसे मेजर कैसे किया जाए। मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होना चाहिए, कुछ एक क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट।
तो मेजरमेंट क्या होता है, वो एक क्वांटिटी और एक यूनिट से बनता है। ध्यान देना बच्चों, मेजरमेंट क्या होता है, एक क्वांटिटी और एक यूनिट से बनता है। क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी एक नंबर होगी, जैसे 1 kg, तो 1 मेरा क्या हो गया यहाँ पे नंबर, kg मेरा हो गया यूनिट, जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे जब मैं इन्हें एग्जाम्पल लिखा है, अ लेंथ ऑफ अ रॉड इज 2 मीटर, तो जब मैं ऐसे लिखता हूं कि एक रॉड का लेंथ 2 मीटर है, तो इसमें 2 मेरा क्या हो गया, नंबर हो गया, और मीटर क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। अगर आपको यूनिट को और ज्यादा स्पेसिफाई करना है तो यूनिट क्या है, अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट। तो किसी भी मेजर का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, किसी भी मेजर का। अब किसी भी मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर मेरा कभी भी कुछ होता है, देखो मेजर की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो मेजर होते हैं बच्चों, या तो वो लेंथ का मेजरमेंट होगा, या तो वो टाइम का मेजरमेंट होगा, या तो वो टेम्परेचर का मेजरमेंट होगा, राइट। तो हर एक मेजरमेंट के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किसका मेजरमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका लेंथ बताओ कितना है, तो मैंने क्या बोला, लेंथ बोला ना, मतलब इसका लेंथ मेजर करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे मेजरमेंट जब हम बोलते हैं तो वो मेजरमेंट किसका है, तो वो हमें पता चलता है उसकी यूनिट से। जैसे मैंने यहाँ पे मीटर लिखा, मतलब ये लेंथ का मेजरमेंट है। अगर मैंने लिखा होता 2 सेकेंड्स, मतलब वो टाइम बता रहा है, टाइम का मेजरमेंट है। मैंने लिखा होता 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो टेम्परेचर का मेजरमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों, ओके। तो यहाँ पे यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट्स क्या है हमारे, अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, ओके। तो यूनिट किसी का भी हो सकता है, लेंथ का हो सकता है, मास का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, इन सभी के अपने अपने एक अलग अलग यूनिट्स हैं, ओके। जब हम बात करते हैं यूनिट्स की, मतलब हर एक क्वांटिटी की एक अपनी अलग यूनिट्स हैं, तो क्या वो यूनिट्स पूरे दुनिया में सेम है, सभी लोग एक ही यूनिट को यूज करते हैं, या अलग अलग यूनिट्स को यूज करते हैं, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना, राइट, इफ आई टॉक अबाउट सम क्वांटिटी, राइट, जैसे हम अगर थोड़े पीछे जाते हैं, पुराने जमाने में जाते हैं, तो आपको याद होगा बच्चे कि लोग जो है मेजरमेंट कैसे करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें 1 मीटर मेजर करना होता था तो उनके पास पहले से ही मेजरिंग के लिए कुछ होता था, है ना। तो कभी कभी क्या होता था, वो लोग के पास एक हाथ में से ले लिया, बोला ये 1 मीटर हो गया, राइट। या फिर अगर उन्हें 1 kg मेजर करना होता तो उनके पास एक डब्बे होते थे, इसके अंदर कोई भी चीज डाल दो 1 kg हो गया, राइट। तो बट इस तरीके से मेजरमेंट नहीं होता है ना। और क्या था बच्चों कि पहले कंट्रीज में, हर कंट्रीज में मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग हुआ करते थे, है ना। तो कुछ लोग, जैसे हम वेट की बात करते हैं, वजन को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, राइट। कुछ कंट्रीज होती है जो उसको पाउंड्स में मेजर करती है। तो यहाँ पे जब हर एक अलग अलग कंट्री ने अलग अलग मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमें डेटा एक्सचेंज करने में ना प्रॉब्लम आती थी। जैसे मैं आपको पहले कुछ सिस्टम बताता हूँ मेजरमेंट के। तो हमारा टॉपिक है बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेरे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। पहला है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम वेट के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। जब मैं बात करता हूं एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम मेरा होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ओके। अगेन ये लेंथ के लिए है, ये मास के लिए है, और ये टाइम के लिए है बच्चों। एफपीएस की बात करता हूं तो दिस इज माय फुट, पाउंड और सेकंड। अगेन फुट जो है लेंथ के लिए, देखो आपने कई बार सुना होगा कितने फुट का है ना। कभी कभी किसी को तो बुरा भी देते हैं 1.5 फुटिया, तो वहां पे हमने 1.5 फुटिया जो वर्ड यूज किया वो क्या है, वो फुट क्या है, दैट फुट इज नथिंग बट लेंथ, वो हमारा लेंथ है बच्चों। पाउंड, पाउंड क्या है बच्चों, वेट, है ना, मास। अगर हमें मास मेजर करना था तो बहुत सारी कंट्रीज पाउंड में मेजर करती है, राइट। और अगर हम बात करेंगे सेकंड्स की, तो सेकंड अगेन टाइम के मेजरमेंट के लिए। हम यहां पे जब बात करते हैं एसआई के लिए, तो इट इज कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ओके, ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम हम बोल सकते हैं इसे। तो बच्चों ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है, मैं अभी इन चारों पे ना थोड़ा डिस्टिंग्विश करता हूँ, ये चारों है क्या और ये किस काम में आते हैं, कौन सा कब यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। CGS, MKS, FPS, ये जो चार सिस्टम, ये जो मेरे तीन सिस्टम है बच्चों, ये आउटडेटेड सिस्टम है, मतलब ये सिस्टम अभी यूज नहीं किए जाते हैं। मैं इसमें बताता हूँ, मेनली पहला क्या होता था ना, अगर मैं ईयर की बात करूं तो जनरली वो ईयर होता है हमारा 1971, ओके। सो 1971 इसके पहले, ठीक है, 1971 के पहले तक क्या होता था ना, हम लोग ये तीनों भी यूज करते थे। मैं पहले तीन की बात कर रहा हूँ, CGS, MKS और FPS। ये तीनों यूज होने की वजह से क्या होता था ना, डेटा एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कतें आती थी। कोई कंट्री जो है ग्राम यूज करता है, कोई कंट्री किलोग्राम यूज करता है, कोई कंट्री सेंटीमीटर यूज करता है, कोई सेंटीमीटर यूज करता है, कोई फुट यूज करता है। तो इसमें क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें डेटा एक्सचेंज करने में, राइट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो इस वजह से क्या हुआ, 1971 के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, यूनिट्स और मेजरमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि 14th कॉन्फ्रेंस था यूनिट एंड मेजरमेंट का। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में बच्चों क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में हम लोग ना एक ही सिस्टम रखेंगे। पूरे वर्ल्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक ही सिस्टम रखेंगे, जिसको बोला गया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यस, उसे बोला गया बच्चों SI यूनिट। उसे हमने क्या कहा, SI यूनिट, विच इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, विच इज डिसाइडेड after 1971 in the 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये डिसीजन लिया गया। अब इस डिसीजन के बाद क्या हो गया कि ये जो मेरे सारे यूनिट्स थे, इसके ऊपर वाले, इसमें क्या पाया गया कि SI यूनिट्स में मेजरली हम MKS सिस्टम का यूज करेंगे, राइट। SI यूनिट में हम मेजरली क्या करेंगे, MKS सिस्टम का यूज करेंगे। तब से हम अभी क्या करते हैं, सिर्फ SI यूनिट्स को ही यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2 मीटर, तो बच्चों ये 2 मीटर लिखा है ना, तो ये SI यूनिट है, क्योंकि MKS सिस्टम में मीटर आता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 2 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर, सो दैट बिकम माई CGS यूनिट। और बच्चों हर एक यूनिट का एक कन्वर्जन होता है। जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो 1 मीटर होता है, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग सिस्टम होने की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था, जिसकी वजह से क्या किया, एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड किया गया। इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में क्या कहा गया कि हम लोग सिर्फ एक ही यूनिट को यूज करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं, चाहे वो फॉरेन की बुक हो, चाहे वो इंडिया की बुक हो, तो अगर लेंथ को लिखना है तो लेंथ को बच्चों सिर्फ लिखा जाएगा किसमें, किलोमीटर, मीटर्स में, राइट, किसमें लिखा जाएगा, मीटर्स में। अगर हमें वेट को लिखना है तो उसे लिखा जाएगा किलोग्राम में। और टाइम का तो आप देखोगे सब जगह सेकंड्स में ही है, टाइम को हम सिर्फ सेकंड्स में ही मेजर कर रहे थे पहले से, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिस्टम एंड यूनिट। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि यूनिट्स में भी कुछ टाइप्स हैं, राइट बच्चों। यूनिट्स में भी कुछ टाइप है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, well बच्चों, so now we will see another topic that is our fundamental quantity. Okay, तो ये जो fundamental quantity है ये exactly होता क्या है, right? इसके बाद एक और quantity है derived quantity जो मैंने बताया था, but first we will complete what is fundamental quantity and then we will move to derived quantity. Okay, तो देखो बच्चों, fundamental quantity एक ऐसी quantity है, देखो मैंने अभी तो आपको quantity का मतलब बता दिया। quantity क्या होती है, एक measurable चीज होती है जिसको measure कर सकते हैं, क्योंकि quantities को measure कर सकते हैं, right? तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जिसे हमें मेजर करना है, बट वो फंडामेंटल है। नाउ व्हाट यू मीन बाय फंडामेंटल हियर, सी फंडामेंटल का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पे निर्भर नहीं है, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। एक ऐसी क्वांटिटी
जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है खुद के मेजरमेंट के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई होप यू गेट क्लियर अबाउट इट व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं, मैं अभी देखो जैसे हम किसी पे डिपेंडेंट है, राइट, तो वो हमें फंडामेंटल नहीं कहा जाएगा, बट अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी एक चीज की बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे हम फूड की बात करें, तो फूड के लिए तो हम नेचर पे डिपेंडेंट है, तो हम फंडामेंटल नहीं हो। नेचर वो फूड बनाता है, बट नेचर भी किसी पे डिपेंडेंट है, सन के ऊपर। सन किसी पे डिपेंडेंट है क्या? आई डोंट नो, सन तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद का मालिक है, राइट। तो वहीं पे यहाँ पे ऐसा होता है, तो जब मैं बात करता हूँ किसी मेजरेबल क्वांटिटी की बच्चों, तो मेजरेबल क्वांटिटी में क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे खुद के मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं होती है। ऐसी बच्चों हमारे पास 7 क्वांटिटीज है। कितनी है? 7। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, we have total 7 fundamental quantities which do not depend on any other quantity. Okay, तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? The units used to measure fundamental quantity are called fundamental units. है ना, सही बात है। अगर मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स लगेंगे उसी को तो हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। आई होप यू गेट इट क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जैसा कहा, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है खुद के मेजरमेंट के लिए। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको ये बात समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी, बट थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे मैंने यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7। इनका मैंने ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, अभी आप लोगों ने पढ़ा ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट में हमारे पास देखो मैंने उनके नेम लिखे हैं ऐसा यूनिट में, और उनका मैंने सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इन सभी पे मैं बातें करूंगा, ये सारी चीजें हैं क्या। नाउ सी, लेंथ सबको पता है, ठीक है ना। अगर मैंने जैसे कहा ये मार्कर है, मुझे इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है, तो क्या ये लेंथ मेजर करने के लिए मुझे किसी पे डिपेंड होना होगा, किसी दूसरे क्वांटिटी पे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या लेंथ मेजर करने के लिए मास का होना जरूरी है, मास का मेजर होना जरूरी है, मतलब मास की क्वांटिटी का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। करंट का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। टाइम का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि लेंथ मेजर करने के लिए मुझे किसी की भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है बच्चों। Therefore, it is called as fundamental quantity, right? तो लेंथ मेजर करने के लिए मुझे किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होना। अभी आप बोलोगे सर लेंथ मेजर करने के लिए स्केल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अरे भाई, बट स्केल से लेंथ मेजर कर रहा हूँ ना मैं बट किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हूँ क्या? मैं किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड हो रहा हूँ क्या इसके मेजरमेंट के लिए, लेंथ के लिए? नहीं। तो अगर मैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, तो लेंथ मेरा क्या बन जाता है बच्चों? एक फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाता है। आई होप यू गेट इट क्लियर, ओके। वैसे ही मास जो है, मास इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम जो है, टाइम भी देखो किसी पे डिपेंड नहीं होता है ना, किसी पे ना ही टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड है। ऐसा है क्या यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री कम है तो टाइम अलग होगा, वहां पे 10 डिग्री ज्यादा है तो टाइम अलग होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। So length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity, these 7 quantities are called as fundamental quantities and they do not depend on any other quantity. Okay, तो बच्चों इनके हम यूनिट्स की बात करते हैं। अभी बेसिकली मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में यूनिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हम अगर कोई भी क्वांटिटी की बात करें तो उनको यूनिट्स देना जो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं SI यूनिट्स की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने मीटर, लेंथ के लिए हमने मीटर लिया हुआ है, मतलब हम लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। मीटर एक ऐसा यूनिट है, राइट। मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम अगेन एक ऐसा यूनिट है। टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, अच्छा सिंबल्स क्या है यहाँ पे? अब आप सबको पता है मीटर को हम लोग स्मॉल m से लिखेंगे, तो मैंने स्मॉल m लिखा हुआ है। किलोग्राम को kg से लिखेंगे। अब एक बात मेरा ध्यान देना बच्चों, बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आप देखोगे जब मैंने kg लिखा है तो मैंने यहाँ पे k को स्मॉल रखा है,
ऑलवेज रिमेंबर केजी लिखते वक्त के को स्मॉल रखना है, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। तो सर कैपिटल लेटर कब आएगा, ध्यान देना, बताऊंगा वो भी चीजें। सेकेंड्स लिख रहे हो, एस लिखना है, वो भी स्मॉल होगा। एम्पियर, इसके लिए देखो मैंने कैपिटल ए लिखा हुआ है। केल्विन, इसके लिए मैंने कैपिटल के लिखा हुआ है। व्हाई आई एम राइटिंग हियर कैपिटल बट व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर कैपिटल? जब बच्चों कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ती है, राइट, जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ती है तो उस यूनिट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल में होता है, बट अगर उसका नाम लिखेंगे तो वो स्मॉल में ही होगा। जैसे एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, आपने 10th में पढ़ा होगा, राइट, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जिसमें एम्पियर थे, राइट। तो एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर। तो एम्पियर तो हमने स्मॉल लेटर से ही लिखा। अगर मुझे पूरा यूनिट लिखना है नाम में तो मैं स्मॉल में ही लिखूंगा, बट अगर मुझे इसको सिर्फ सिंबल में लिखना है तो मैं कैपिटल लिखूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है तो उसका सिंबल कैपिटल होगा, बट उसका जो पूरा नाम होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा। ओके, तो ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर का केल्विन में, राइट, तो केल्विन यहाँ पे देखो, यहाँ पे के स्मॉल है बट यहाँ पे के कैपिटल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बच्चों ये अच्छा टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, जो कि एसआई यूनिट है। डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, ओके, बट केल्विन इज एसआई यूनिट। तो जनरली अभी आपके पास जो भी टेम्परेचर बुक्स में आएंगे ना वो केल्विन में दिए होंगे, ओके। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो वो मोल में होता है। वो किस में होता है बच्चों? यहाँ पे मोल में, राइट। तो जनरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना केमिस्ट्री में आपको ज्यादा यूज होगा कंपेयर टू हियर, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा, तो उसको हमने क्या लिखा सिंबल में? MOL, मोल, ओके। लुमिनस इंटेंसिटी, अब जैसे देखो यहाँ पे लाइट है तो लाइट की एक इंटेंसिटी होती है ना, तो इसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, विच इज मेजर्ड इन कैंडेला। क्या बोलते हैं? कैंडेला, ओके। तो जिसको हम लिखेंगे CD, कैंडेला का यूनिट है CD। So बच्चों this is all about your fundamental quantity. You can take the screenshot, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is fundamental quantity? What are fundamental units? There are total 7 fundamental quantity. I have written all the 7 fundamental quantity with their name and symbols. Okay, and all the names are in SI units. Okay बच्चों, तो take the screenshot. आगे बढ़ते हैं derived units के लिए। So well, now we will going to study that is derived quantity and what is derived quantity and what is the distinguish between derived quantity and fundamental quantity. Well बच्चों, तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था, ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है यहाँ पे, राइट। एंड नाउ वी विल सी व्हाट आर derived quantities. ओके, तो जब बच्चों मैं derived quantities की बात करता हूँ तो देखो नाम से पता चल रहा है derived, मतलब ये किसी से पैदा हुए हैं, राइट, derive हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे डिराइव क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी, विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। देखो अब डिराइव क्वांटिटी क्या है? डिराइव क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जो भी सारी क्वांटिटीज है वो सब डिराइव क्वांटिटी है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ने के बाद जो हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, चाहे एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे हो या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, बट डिराइव क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, राइट। अगर मुझे डिराइव क्वांटिटी का मेजरमेंट करना होगा तो डिराइव क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बहुत बढ़िया समझेगा कि ये कैसे होता है। उसके पहले हम एक चीज और देखते हैं, डिराइव यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। ओके, अब देखो डिराइव यूनिट्स क्या है यहाँ पे बच्चों हमारे? द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। मतलब मेरे जो डिराइव क्वांटिटी है उनकी जो मुझे यूनिट्स देनी होगी, अगेन वो यूनिट्स भी किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स पे भी डिपेंड करेंगे। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देन यू विल गेट वेरी क्लियर। ओके, मैं एक क्वांटिटी की नाम बोलता हूँ, राइट, जो कि आप लोगों ने बहुत यूज किया आपके लोअर क्लासेस में। ओके, अगर बच्चों मैंने कहा स्पीड या वेलोसिटी, दोनों में से कोई भी आप ले लो, ठीक है। दोनों वैसे अलग होते हैं, कभी कभी सेम भी होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया वेलोसिटी,
ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ। ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ एंड व्हाट इज टाइम? टाइम इज द टाइम। ओके, तो यहां पे बच्चों वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेंथ मेजर करना है, मतलब उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये डिराइव क्वांटिटी है? क्योंकि ये खुद के मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो रहा है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे मीटर में, राइट, और टाइम को हम लिखेंगे सेकेंड में। तो आप मुझे खुद ही बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो अब एक चीज देखो, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, बट मीटर तो यूनिट है लेंथ का और सेकेंड जो यूनिट है वो है टाइम का, और ये लेंथ और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि इसका मेजरमेंट करने के लिए, वेलोसिटी का मेजरमेंट करने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। देयरफॉर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी। ओके, तो इसकी जो यूनिट्स होंगी वो भी डिराइव यूनिट्स होंगी, which is also derived from the fundamental units। ओके, फंडामेंटल की जो यूनिट्स है उन्हीं से ये डिराइव हुए हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक और देता हूं मैं, चलो, आई कैन गिव यू लेट्स से मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा मोमेंटम 9th क्लास में, राइट? न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, मोमेंटम इज डिफाइंड बाय लेटर p, स्मॉल p। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो बच्चों मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला है, राइट? अब मुझे बताओ मास को मैं किस में लिखूंगा? केजी में, राइट? वेलोसिटी को किस में लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड में। तो इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये जो केजी मीटर पर सेकेंड मिला ये क्या है? ये मेरा मोमेंटम का यूनिट है। ये हमारा क्या है? मोमेंटम का यूनिट है। बट ये यूनिट कैसा है बच्चों? ये यूनिट मेरा डिराइव यूनिट है। कैसा है? ये मेरा डिराइव यूनिट है। और बच्चों ये यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मेरे सारे एसआई यूनिट्स है। ये सारे क्या है? हमारे एसआई यूनिट्स है। अगर मुझे इसे सीजीएस में लिखना होता तो मैं क्या लिखता? मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखता, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिखता मैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? किलोग्राम की जगह ग्राम लिखता, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखता, सेकेंड तो सेकेंड ही रह जाता। क्योंकि आप सीजीएस यूनिट बात करो या ऐसा यूनिट की बात करो, दोनों में टाइम को तो सेकेंड में ही मेजर किया जाता है। सो आई होप यू गेट इट क्लियर कि कैसे जो है हमारे वेलोसिटी और मोमेंटम जो दोनों मेरी डिराइव क्वांटिटी है, कैसे मैंने इन फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया और यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया। यू कैन टेक एनी क्वांटिटीज, आप फोर्स ले लो, मोमेंटम ले लो, प्रेशर ले लो, या फिर आप एक्सेलरेशन ले लो। ये सारे डिराइव क्वांटिटी है बच्चों, ये सारे डिराइव क्वांटिटी है जो इन्हीं से बनते हैं, जो इन्हीं से बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बनते हैं। आई होप यू गेट इट क्लियर व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी एंड व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो अब जो है हमारा एक टॉपिक आज हम इस लेक्चर में और कवर करेंगे जो कि है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल्स। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट एंड विल मूव अहेड। Well बच्चों, so now we are going to see the another topic that are my supplementary units. Okay, अभी जो supplementary units है, अभी तक हमने ऐसा यूनिट देखा, CGS यूनिट देखा, यूनिट सिस्टम पूरा देखा, राइट? तो उसमें हमने ऐसा यूनिट देखा, CGS यूनिट देखा, FPS देखा और MKS भी देखा, राइट? तो now what is my supplementary units? और बच्चों जो हम supplementary units की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। One is plane angle and other is solid angle. Okay, तो ये जो प्लेन एंगल है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दो दिया, एक प्लेन एंगल दिया और एक सॉलिड एंगल दिया है। सो दीज आर टू माय सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? और बच्चों इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, राइट? तो गॉस थ्योरम वगैरह में इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, राइट? तो इसे स्टडी करना, और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं आपके नीट और JEE में, राइट? इवन MST CT में भी। तो प्लीज इसे ध्यान से देखना जरा। ओके,
तो बच्चों प्लेन एंगल सबसे पहले क्या होता है, तो प्लेन एंगल इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, तो प्लेन एंगल जो है इनको अलग से क्यों दिया गया, मैं आपको ये भी बताऊंगा इनको अलग से क्यों दिया गया, बट ये होने दो पहले, ठीक है। तो प्लेन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डी थीटा। ओके, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने डी थीटा से दिया हुआ है। अब काफी बच्चे जो 11th में है 10th से डायरेक्टली आए तो उनको नहीं पता होगा डी थीटा क्या होता है। आपको इतना पता होगा कि एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा इज अ एंगल। थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पे एक एंगल है। ओके, तो मैंने जब डी थीटा लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, अ स्मॉल एंगल। डी थीटा मतलब होता है अ स्मॉल एंगल, और यू कैन से अ वेरी स्मॉल एंगल। तो जनरली फिजिक्स में हमें जब कोई क्वांटिटी को स्मॉल रिप्रेजेंट करनी होती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एंगल, राइट, तो यहाँ पे डी थीटा इज माय स्मॉल एंगल, और यू कैन से वेरी स्मॉल एंगल। व्हेन आई वांट टू रिप्रेजेंट समथिंग टू बी वेरी स्मॉल, सो व्हाट आई डू, आई विल जस्ट राइट अ स्मॉल डी, राइट, इन द प्रीफिक्स। तो मैं पहले स्मॉल डी लिख दूंगा। जैसे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो मैंने लेट्स से मैंने डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट किया, x, तो उसे मैं लिखूंगा dx। क्या लिखूंगा मैं, dx। तो dx मतलब एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। ओके, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे डी थीटा जो है मेरा क्या है, एक एंगल है, छोटा एंगल है, जिसको मैं यहाँ पे प्लेन एंगल बोल रहा हूँ। तो प्लेन एंगल को मैं डी थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, आई बात समझ में। अच्छा, जनरली ये प्लेन एंगल बनते कब है, अच्छा पहले उसका एक डेफिनेशन है, उसमें मैं आता हूँ, पहले ये समझते प्लेन एंगल बनते कैसे। मान लो आपके सामने एक ऐसे कोई एक लाइन है और आप इसे यहाँ से ऐसे देख रहे हो, ठीक है, आप इसे यहाँ से ऐसे देख रहे हो, तो यू विल सी ये आपके आंखों से कुछ एंगल बनाएगा, राइट, ये आपके आंखों से कुछ एंगल बनाएगा इस जब आप लाइन को देखोगे, तो जिसको मैं बोलूंगा डी थीटा, जिसे मैं क्या बोलूंगा, डी थीटा, जो कि मेरा एक प्लेन एंगल होगा, जो कि मेरा क्या होगा, एक प्लेन एंगल होगा। ओके, तो वैसे ही जब हम कोई स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर नहीं, स्फीयर तो हमारा थर्ड एंगल में आ जाएगा। अगर मैंने एक सर्कल की बात की, मान लो एक चूड़ी है, ठीक है, एक चूड़ी है, अगर आप इस चूड़ी को यहाँ से देखते हो सेंटर से, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट, तो इसका एक रेडियस होगा, इसका एक रेडियस होगा जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यू कैन सी, तो मैंने एक छोटा सा आर्क लिया है, दिस इज माय स्मॉल आर्क, तो ऑब्वियसली उस आर्क का बच्चों एक डिस्टेंस होगा, उस छोटे से आर्क का एक डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस को मैंने ds लिखा है, डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है उसे मैंने s से रिप्रेजेंट किया, और छोटा डिस्टेंस है इसलिए मैंने ds लिखा। क्यों, क्योंकि छोटे एंगल के लिए छोटा डिस्प्लेसमेंट बनेगा, आप एंगल बड़ा करो तो डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होते जाएगा, राइट। जैसे ये मेरा मेजर आर्क है, तो इसके लिए देखो एंगल बहुत बड़ा है, आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल एंगल है, और ये रेडियस r है, जो कि स्मॉल तो नहीं होगा, आप छोटा डिस्प्लेसमेंट लो, बड़ा लो, रेडियस तो सबके लिए सेम रहने वाला है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है प्लेन एंगल का वो ये है, द रेशियो ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब मैं रेशियो लूंगा किसका, आर्क ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर्क ऑफ द सर्कल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डी थीटा ds अपॉन r। ds क्या है मेरा यहाँ पे, ds मेरा यहाँ पे बच्चों क्या है, आर्क है, r क्या है मेरा, रेडियस है, तो आर्क अपॉन रेडियस। और बच्चों ये फॉर्मूला आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है ना, व्हेन आपने जब ज्योमेट्री आप करते थे, तो ज्योमेट्री में अगर आपको ये माइनर एंगल निकालना होता था तो आप क्या करते थे, आर्क अपॉन रेडियस ही लिखते थे ना, तो आपको ये एंगल थीटा मिलता था। ओके, ये वही फॉर्मूला है। तो डी थीटा के लिए ds अपॉन r लिखोगे आप, तो ये आर्क अपॉन रेडियस हो गया, जो आपको क्या देगा, यहाँ पे डी थीटा आपको प्लेन एंगल मिल जाएगा। बट एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लो बच्चों, जब भी हम प्लेन एंगल कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली में इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। प्लेन एंगल्स या सॉलिड एंगल की मैं बात करूं तो इनको कोई भी यूनिट नहीं होता है, दे आर यूनिटलेस। यूनिटलेस कैसे है, पहले इस पे गौर करते हैं। देखो, मान लो ये मेरा पूरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा पूरा सर्कल है। अब मुझे अगर थीटा कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू, इस पूरे सर्कल को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 पाई r, राइट। 2 पाई r क्या होगा बच्चों मेरा यहाँ पे, 2 पाई r माय सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। मैं कंप्लीट सर्कल ले रहा हूं, कंप्लीट थीटा, तो कंप्लीट थीटा के लिए 360 के लिए मुझे यहाँ पे कंप्लीट सर्कल लेना पड़ेगा, 2 पाई r डिवाइड बाय रेडियस। अब एक चीज देखो, ये रेडियस से कैंसिल हो गया है ना, रेडियस मर गया, बचा क्या, 2 पाई, बचा क्या
2 पाई। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 2 इज अ कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, ये कोई यूनिट नहीं है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो प्लेन एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके हिसाब से प्लेन एंगल का कोई भी यूनिट नहीं है, बट फिर भी हमने इसे एक यूनिट दिया हुआ है रेडियन के नाम से, राइट? इसे हमने फिर भी एक यूनिट दिया है, किस नाम से बच्चों? रेडियन के नाम से, राइट? तो मैंने रेडियन के नाम से इसे एक यूनिट दे रखा है, ओके, विच हमने मतलब फिजिक्स मैंने नहीं दिया, ठीक है? तो रेडियन इज द यूनिट फॉर माय प्लेन एंगल, एंड उसको हम सिंबल में लिखेंगे RAD। सिंबल में हम क्या लिखेंगे? RAD, एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा C। इट इज डिनोटेड बाय थीटा C। तो थीटा और ऊपर हम C लिख देंगे, विच रिप्रेजेंट माय रेडियन, विच इज नथिंग बट माय प्लेन एंगल, ओके? तो आई होप यू गॉट व्हाट इज प्लेन एंगल। तो जनरली प्लेन एंगल कब बनता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ओके, और सामने है, बट ये ऑब्जेक्ट मेरा 3 डायमेंशनल नहीं है, ओके, 1 डायमेंशनल आप बोल सकते हो, तो इसे हमें प्लेन एंगल मिलेगा। सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड एंगल पहले तो कैसे बनता है? अब नाम से आपको पता चल रहा है सॉलिड एंगल है, मतलब यहाँ पे तो कुछ सॉलिड सा होने वाला है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मान लो आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का कोन ले लो, राइट? या फिर आप एक वाटरमेलन ले लो, ठीक है? तो उस वाटरमेलन, वो पूरा एक स्फेरिकल वाटरमेलन है, बट उसको मैं कुछ ऐसे कट करता हूँ, ठीक है? ध्यान दो कैसे। लेट्स से ओके, तो ये कुछ ऐसा आपको अपर पार्ट दिखाई देगा, या फिर मैं इसे थोड़ा सा और, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे और अच्छा कर देता हूँ। ओके, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मान लो अगर मैं इसे यहां से देखता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से, तो यू विल सी कितने लाइंस ज्वाइन होंगे। ये एक लाइन ज्वाइन होगा, एक ये लाइन होगा, एक ये लाइन होगा, एक ये लाइन होगा, और एक ये लाइन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एक पॉइंट से हमें यहाँ पे ऐसे लाइंस दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे यू कैन सी कितने लाइंस आ गए। तो यहाँ पे बच्चों एक एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल बन रहा है। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वो भी एक सॉलिड एंगल ही बनाता है, ठीक है? तो सॉलिड एंगल यहाँ पे बना है ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे, ठीक है? तो इसको अगर मैंने यहाँ पे, राइट, तो इस तरीके से एक सॉलिड एंगल बनता है यहाँ पे हमारा। तो बच्चों ये सॉलिड एंगल जो बन रहा है, ये जनरली किसके लिए बनेगा? एक एरिया होगा मेरा कोई भी, ठीक है? ये मेरा टॉप मोस्ट एरिया है। तो जब इसे मैं यहां से देखता हूं, या फिर मैं इसे और थोड़ा सिंपल करता हूं आप लोगों के लिए, राइट? मान लो एक पेपर है आपके सामने, ठीक है? यू कैन एज्यूम यू हैव अ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस, ओके, एंड यू आर लुकिंग एट दिस पेपर, ठीक है? एक पेपर है चौकोन में, आप इसे देखते हो, तो आप इसे कैसे देखोगे? देखो ये आपके साथ एंगल कैसे बनाएगा। एक लाइन यहाँ से आएगी, एक लाइट यहाँ से आएगी, एक लाइट यहाँ से आएगी, और एक लाइट यहाँ से आएगी। तो अभी आप लाइक इमेजिन कर पा रहे हो कि यहाँ पे आपको जो एंगल मिलेगा, क्योंकि 2 लाइन तो नहीं है ना इसके जैसे, यहाँ पे 4 लाइन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको एंगल मिलेगा वो एक सॉलिड एंगल मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे जो आपको एक एंगल मिलेगा वो एक सॉलिड एंगल मिलेगा, कुछ ऐसे, ठीक है? तो इस एरिया के लिए मुझे यहाँ पे क्या होता है? एक सॉलिड एंगल दिखता है। अगर एक आइसक्रीम का कोन भी ले लोगे आप, राइट, एक आइसक्रीम का कोन भी ले लोगे, तो उसमें भी जो है आपको एक बीच में सॉलिड एंगल ही मिलेगा, ठीक है? तो जनरली ये जो सॉलिड एंगल होता है, मान लो अगर एक स्फीयर होता, एक तरबूज है, ठीक है? तो उसमें भी एक पूरे स्फीयर में हमें ऐसे, आपने उसको ऐसे कट किया तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? सी सॉलिड एंगल क्या है? इट्स अ 3 डायमेंशनल एनालॉगस ऑफ अ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का एक 3 डायमेंशनल पार्ट है, ठीक है? इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस, तो ये मेरा जो एरिया है सरफेस का, ठीक है, ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस,
तो मतलब हमें क्या करना है, पहली बात तो सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं इस वैल्यू से, जैसे आप ओमेगा लिखते थे ना, ओम लिखते थे, ओम्स लॉ के लिए, है ना, यूनिट में, तो ये ओम हो जाएगा, राइट। और डी एरिया अपॉन रेडियस, देखो ये जो पूरा एरिया मिला है, स्मॉल एरिया लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा मेरा, वो बनेगा मेरा डी ओमेगा, राइट। तो इसे हम लिखेंगे, एरिया भी जो मेरा होगा वो स्मॉल होगा, डी ए, और स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल डी ओमेगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ओके, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर ही क्यों लिया, मैंने आपको पहले बताया है बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है एक्चुअली में इनका यूनिट नहीं होता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो, तो अगर यहाँ पे भी आप लिखोगे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे, ओके, अगर मैंने इसे स्फीयर माना होता, तो मुझे बताओ स्फीयर का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाय, अगर मैं सिर्फ रेडियस करता, ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ डिवाइड बाय रेडियस करता, तो ये एक आर कैंसिल होता और इसमें से एक आर कैंसिल होता, ऊपर एक रेडियस रह जाता, 4 और पाई तो कॉमन है, तो एक रेडियस रह गया, मतलब इसका यूनिट क्या आता, मीटर आता। और अगर इसका यूनिट मीटर आता तो इसको मैं डिराइव क्वांटिटी में डाल देता ना, मैं इसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्यों डालता मैं इसे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी रेडियस का स्क्वायर लेना पड़ता है, ताकि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ 4 पाई, बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ 4 पाई। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप सॉलिड एंगल लोगे तो उसकी वैल्यू आप हमेशा लोगे 4 पाई ओनली, ओके। तो जैसा ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है बट फिर भी इसे एक नाम दिया है रेडियन, वैसे हमारा जो सॉलिड एंगल है वो भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, बट इसे हमने नाम दिया है स्टेरेडियन, ठीक है। क्या नाम दिया है, स्टेरेडियन। इसका सिंबल है SR, जो कि S स्मॉल है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट माय सॉलिड एंगल एंड दिस इज अबाउट माय this is one plane angle. So these two are my supplementary angles बच्चों, okay. I hope you got clear about my solid angles and supplementary angles. इनके conversions भी होते हैं, right? So now we will see the conversions for the this plane angle and solid angle, ठीक है। तो इनके बीच के conversions किस तरीके से होते हैं, मतलब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे अभी आप सिंपल सी बात कहूँ मैं, इसे तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे कोई भी एंगल दिखता है तो उस एंगल को मैं कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करूं, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन या फिर डिग्री से स्टेरेडियन का कन्वर्जन, राइट। तो जनरली हम स्टेरेडियन में तो नहीं जाएंगे, बट वी विल सी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, ओके। इस कन्वर्जन पे हम ध्यान देंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। So well, now we will see the relation between radian and degree बच्चों, right? तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। और आपके टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डू यू नो में आपको ये पार्ट दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन रिलेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब बच्चों आपने कई बार लिखा होगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 एंड 1 पाई इज इक्वल टू 180, राइट। अगर आपको याद होगा, जब हम डी लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, यहाँ पे 270 है और फिर से 360 है। जब हम सिर्फ इतना घूमते हैं तो ये मेरा होता है 1 पाई, जिसको हम बोलते हैं कितना, 180। और हम फिर से 180 घूमते हैं तो 180 मेरा हो जाता है 360। मतलब अगर मैंने पूरा एक चक्कर लगाया, मतलब मैंने 360 चक्कर लगाया, राइट। तो दिस 360 इज रिटन एज 2 रेडियन एंड 180 इज रिटन एज 1 रेडियन, ओके। तो मैं इसे बच्चों कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 पाई, अगर मैं पाई सी नहीं लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो अगर मैं इस पाई को यहां लेके जाता हूं तो सिंपल सी बात है बच्चों, मेरा 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई, ठीक है। अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, 1 रेडियन कितना होता है, तो वो कितना होता है 180 बाय पाई। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई हो गया। इसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है 1 रेडियन का कितना होता है, तो यू कैन राइट 180 डिवाइड बाय 3.14, इसे आप डिवाइड कर दो, 180 को डिवाइड कर दो 3.14 से। अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं आपको आंसर आएगा 57.29, राइट, 57.297 डिग्री, ओके, 57.297 डिग्री। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री,
ध्यान देना बच्चों, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री, 1 रेडियन मेरा इतना डिग्री का होता है। ओके यस, अगर मैं यहाँ पे कहूँ सिमिलरली अगर मुझे 1 डिग्री पता करना हो रेडियन में कितना होता है, ठीक है, अगर मुझे पता करना हो 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो आपको क्या करना है, सिमिलरली अभी आपको पता करना है 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है, तो आप इसी को लिखोगे, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 180 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, आपको 180 मिलने वाला है, इसको आप यहां लेके आ जाओ तो यू विल गेट पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है। सो पाई अपॉन 180 रेडियन जब आप करोगे तो अच्छा आपको कितना मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा। तो आपको अगर पाई की वैल्यू पता है उसको 180 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 3.14 डिवाइड बाय 180 जो कि आपका 1 डिग्री हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी राइट 1.754 इंटू 10⁻² -2 राइट 10⁻² रेडियन। मतलब ध्यान दो बच्चों, 1 डिग्री इक्वल्स टू दिस मच रेडियन। बच्चों ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं राइट, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री राइट एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। ओके, तो ये मेरा कन्वर्जन है डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में। ओके, तो इस कन्वर्जन को आप यूज कर सकते हो काफी दफा। इसमें एक कन्वर्जन आपको और दिया हुआ है राइट, जैसे हमें पता होता है बच्चों 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है राइट। सो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, तो अभी देखो ये मेरा डिग्री है, ये मेरा क्या है, डिग्री है 1 डिग्री, और ये मेरा मिनट्स है। तो अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो मुझे बताओ 1 मिनट रेडियन में कितना होगा, 1 मिनट रेडियन में कितना होगा। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, इसे क्या कर दो, 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन ना। तो आपको क्या करना है, देखो ये आपको तो फैक्ट है, ये पता है 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना रेडियन होगा, जैसे 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो 1 मिनट में कितना रेडियन होगा, तो दिस वैल्यू डिवाइड बाय 60। तो आप क्या करो, 1.754 इंटू 10⁻² को डिवाइड बाय क्या कर दो, 60 कर दो राइट, तो यू विल गेट द वैल्यू। आपके टेक्स्ट बुक में दी है इसकी वैल्यू, आपको दिया है 2.91 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो आपकी इसकी वैल्यू मिल गई। सिमिलरली बच्चों, अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि ये 1 मिनट है, ठीक है, अभी हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 डॉट है मतलब मिनट, डबल डॉट है मतलब सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में डबल डॉट है, 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, उसको फिर से डिवाइड बाय 60 कर दो, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी उसको फिर से डिवाइड बाय 60 कर दो। मैं इसका डायरेक्ट आंसर देता हूं आपको, इसका आंसर आएगा 4.847 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ओके, तो 1 सेकेंड में हमारा इतना रेडियन होता है, मतलब दिस इज द कन्वर्जन रेट फॉर रेडियन। ओके, सिमिलरली इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट सम आंसर। तो ये ऐसे इतना आपको नहीं आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो इसके बारे में इतना बच्चों, ठीक है, बट यू शुड नो दिस मच कि आपका 2 पाई इज 360, 1 पाई इज 180 राइट। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। ओके, इतना अगर आपको पता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इतना पता है, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, तो बाकी चीजें आप खुद ही कर सकते हो। सो आई होप कि यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर है। तो बच्चों, हमारा जो ये सीरीज चालू है जिसमें हमने 11-12 का पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो डेफिनेटली आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे कंटिन्यू होगा राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में हम बाकी की सारी चीजों को देखेंगे।
और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के लिए काफी अच्छा नोट्स जो है हमारे पास वो है टारगेट पब्लिकेशन का। तो प्लीज टारगेट पब्लिकेशन को रेफर करो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में सर्च करो, वहां से आप टारगेट पब्लिकेशन की नोट्स जो है सीधा आप अमेजोन से मंगा सकते हो, राइट, ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और इस पेंडेमिक में आपको ये काफी मदद भी करेगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।